अरे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी तक हमने हिमालय नदियां के बारे में पूरा पढ़ा था। हिमालय नदी में हमने तीन नदियां तंत्र के बारे में पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और तीसरा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और इन सब से जो भी नदियां मिली हैं या फिर बाएं तट से या फिर दाएं तट से, किन किनका क्या उद्देश्य है, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है। इसका मतलब हम लोग उत्तर भारत की नदियों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या क्या अंतर है। हिमालयी नदियां का जो है अपनी युवा अवस्था में, यानी कि हिमालयी नदियां अभी अपने जो पर्वत पठार हैं उनको काटने में समर्थ हैं, वो बहुत स्पीड में रहती हैं। जबकि वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो अभी प्रौढ़ा अवस्था में आ चुकी हैं। वो मतलब कि एक फिक्स घाटियों में बहती हैं। हिमालय की जो नदियां होती हैं वो विक्षेपण करती हैं और कभी कभी अपना रास्ता भी बदल देती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपना रास्ता नहीं बदल सकती हैं, वो फिक्स करती हैं, क्योंकि पूरा प्रायद्वीपीय भारत का जो नदी पठार है वो पूरा चट्टानी है। तो इसलिए ये पूरा पूरा फिक्स घाटी में बहती हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे कि हिमालयी नदियों का जो जल का स्रोत है दो भाग से आता है, एक ग्लेशियर से आता है, एक वर्षा जल से आता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पठारे का जल का स्रोत सिर्फ एक ही है, वो भी वर्षा का है। तो इस सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियों को दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो हमारा जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराएंगे, बंगाल की खाड़ी में जल गिराएंगे, बंगाल की खाड़ी में जल गिराएंगे। और दूसरा हमारा क्या है, जो अरब सागर में, अरब सागर में अपना जल गिराएंगे, अरब सागर में अपना जल गिराएंगे। ठीक है। बंगाल खाड़ी और अरब सागर क्या है, इधर के साइड में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, पूरब के साइड में। और पश्चिम की साइड में हमारा अरब सागर है। तो जो आज अरब सागर में नदियां अपना जल गिराएंगी उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पूर्वी घाट पर्वत या फिर बंगाल की खाड़ी में कौन सा जल अपना गिराती है, कौन सी नदी अपना जल गिराती है। ठीक है। तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है। अभी हमने हालांकि थोड़ा सा बता दिया है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत पुरानी हैं, जबकि हिमालयी नदियां अभी नई हैं। कहने का मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां काफी समय से है। अगर पूछा जाए हिमालय नदियां पुरानी है या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पुरानी है, तो हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पुरानी, हिमालयी नदियां नई हैं। तो हिमालय नदियां अपने युवा अवस्था में, युवा अवस्था मतलब बोलते हैं जो अभी चरम सीमा पे, उन्हें युवा अवस्था बोलते हैं। ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने प्रौढ़ा अवस्था में, नदियों की तीन अवस्थाएं होती हैं, नदियों की तीन अवस्था होती है। कौन कौन सी होती है नदियों की तीन अवस्था, पहला होता है युवा अवस्था, युवा अवस्था। और दूसरा होता है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हम लोग बोल सकते हैं वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की पठार की नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था की हैं, और हिमालय की जो नदियां हैं वो युवा अवस्था हैं। हिमालयी नदियां हिमालय से निकलने के बाद मैदानी क्षेत्र में विसर्पण करने लगती हैं। जब नदियां स्पीड से पहाड़ों से कट के आती हैं मैदानी क्षेत्र में, तो पूरा पूरा विसर्पण करने लगती है, यानी कि पूरा का पूरा जल ग्रहण क्षेत्र उन लोग का बहुत ज्यादा हो जाता है। और वो कभी कभी अपना रास्ता ही बदल लेती हैं। जब तेजी से नदी पहाड़ से आती है और पूरा कंकड़ पत्थर ले आके अपने ही सामने गाज देती है, जिससे वो आगे फिर नहीं जा पाती, तो नदियां तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है। जो जिसके लिए कौन सी नदी फेमस है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, वो नदी अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है। ठीक है। तो ये हिमालय नदियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बदल लेती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां चट्टानों के बीच बहती हैं, इनका रास्ता फिक्स होता है। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है पूरा का पूरा चट्टानी है। यहाँ पर जो नदियों की घाटी है ना, वो एक प्रकार की फिक्स है। कितना भी बारिश हो, कितना भी कुछ हो, वो अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि पूरा पूरा पठारी है। वो जो उत्तर भारत का मैदान वगैरह है वो पूरा का पूरा मिट्टी का है, एक तरह से सोखते जैसा है। तो वो चाहे जिधर अपना रास्ता जो नदियां हैं वो काट काट के बना लेती हैं, लेकिन ये चट्टानी है, इसको काट के नहीं बना पाती। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार
प्रायद्वीपीय भारत का पठार पूरा चट्टानों से बना है। ऐसा चट्टान पर नदियां कभी विसर्पण नहीं कर सकती हैं। इस चट्टान पर नदियां कभी विसर्पण नहीं करेंगी, कभी अपना जल ग्रहण जितना ज्यादा करना चाहे नहीं कर सकती, जितना कम करना चाहे नहीं कर सकती, एक फिक्स घाटी में ही बहेंगी। तो ये रही। और इधर इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्पण नहीं कर पाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चट्टानों के बीच बहती है। नेक्स्ट हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों के बीच प्रवाहित होती हैं। हमने आपको बता दिया ये। हिमालयी नदियों की लंबाई बहुत ही ज्यादा है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई बहुत ही कम है। अगर बात किया जाए कि हिमालय नदी की जो सबसे हिमालय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। इसकी जो लंबाई है मैक्सिमम 1495 किलोमीटर। तो इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये सबसे लंबी नदी है 2525, 1495, ये 2000 भी नहीं है, ये कितना आगे है। तो हिमालयी नदियां काफी लंबी हैं, वो अपनी युवा अवस्था में है, वो अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है। ठीक है, वो विसर्पण कर सकती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियां फिक्स घाटी में बहती हैं, विसर्पण नहीं कर सकती हैं, इनकी लंबाई कम होती है। ठीक है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर और गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। सॉरी, 1465 किलोमीटर ही है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है ये। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इतना हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर का हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला, इनके जल के दो स्रोत हैं। जो हिमालयी नदियां हैं, इनके जल के दो स्रोत हैं। पहला क्या है हमारा? ग्लेशियर। दूसरा हमारा है वर्षा। ग्लेशियर क्या होता है कि जब भी हम 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कम हो जाता है। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए बोला था ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की ऊंचाई ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर ग्लेशियर ना के बराबर होते हैं। और उधर उत्तर भारत देखा जाए तो पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, पूरा उधर हिमालय ही है। तो उधर प्रत्येक 165 डिग्री ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो एक ऐसा समय आ जाता है ऊपर जाते जाते कि वहां पर पूरा का पूरा टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है, और पूरा का पूरा जो ओस की बूंदें पड़ती हैं या फिर बारिश जो होती हैं, वो पूरा का पूरा बर्फ के जैसा ही हो जाती है, पूरा बर्फ ही जम जाते हैं। आप कभी जाइए उत्तर भारत के क्षेत्र में, तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, नेपाल चले जाइए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब में पूरा का पूरा क्या है, पूरा पठार क्या होता है, बर्फ से जमे रहते हैं। पूरा आप जाएंगे पूरा सफेद सफेद आपको दिखेगा। तो ये ग्लेशियर है। और ग्लेशियर जैसे ही नीचे गर्मी पड़ेगी, तो ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ग्लेशियर जो पिघलते हैं वो एक तरह से जल ही है, तो वो भी आके नदियों में मिलते हैं। तो इनका एक स्रोत तो ये हो गया। दूसरा स्रोत क्या है? जल, वर्षा का वजह। जब बारिश होता है सीजन के हिसाब से, तब ये जल बढ़ते हैं। तो पूछा जाता है हिमालय नदियों के जल का कितने स्रोत हैं? हमारे पास दो स्रोत हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के जल का स्रोत एकमात्र वर्षा जल है। ठीक है, एकमात्र वर्षा जल है प्रायद्वीपीय भारत में, क्योंकि यहाँ पर एक, अगर देखा जाए हिम रेखा, एक हिम रेखा बन जाती है। हिम रेखा की लंबाई 4400 मीटर है। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद देखिए टेम्परेचर वहां पर लगभग बर्फ के जैसा हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो इतना ऊंचाई पर जाने के बाद पूरा का पूरा बर्फ हो जाता है, उसी को बोलते हैं हिम रेखा। हिम रेखा के नीचे ही हमेशा प्रायद्वीपीय भारत के पठार के जो पर्वत हैं वो रहते हैं, और मैक्सिमम देखा जाए हिमालय के जो पर्वत हैं वो हिम रेखा के ऊपर ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसलिए और प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता। कोई एक आध है जो एक्सेप्शन में है, और हिमालय के देखा जाए तो एक आध है जो नहीं है जिनके पास ग्लेशियर, नहीं तो सबके पास ग्लेशियर। ये रही। ठीक है, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की पठार की ऊंचाई 600 मीटर है। 6000 और 600 मीटर कितना अंतर है? जो एवरेज ऊंचाई है हिमालय की 6000 मीटर है, और यहाँ पर पठार की बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार की, तो 600 मीटर है। सोचो कितना का अंतर है। तो ग्लेशियर कहाँ से मिलेंगे? यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां ये होंगी इधर के साइड में, पश्चिमी साइड में,
इनको बोल सकते हैं हम लोग। और इधर हम होती हैं पूर्वी घाट पर्वत से जो नदी निकलती है इधर, और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण से के क्रम। उत्तर से दक्षिण का क्रम देख सकते हैं हम लोग। हमने जो ये डायग्राम बनाया है, जो ये लिखा है उत्तर से दक्षिण, एक एक तो सबसे उत्तर में पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदी दामोदर है, फिर स्वर्ण रेखा नदी है, फिर वैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी नदी है, फिर वैगई नदी है, फिर ताम्रपर्णी। ये नदियां तो हजारों बहती हैं, लेकिन ये 10-12 जो नदी हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और ये बड़ी नदियां हैं, ठीक है। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, मैक्सिमम का लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। और ऐसे देखा जाए तो हजारों नदियां बहती हैं, तो हमें 1000 पढ़ेंगे तब तो हो गया PhD। तो हमें वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, तो ये नदियां मैक्सिमम पूछी जाती हैं। और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ हमने सीरियल से इसको लिखा है। आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है दामोदर नदी के बारे में हम लोग पढ़े। अब एक एक नदियों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक नदी को हम लोग, जैसे दामोदर नदी, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये दामोदर नदी है, ठीक है, ये दामोदर नदी है। यहाँ पर पूरा छोटा नागपुर का पठार है, बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहते हुए कहाँ मिल जा रही है, ये हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी क्या है, हुगली नदी मान लो ये गंगा नदी जा रही है, और यहीं का एक धारा निकल के चली आती है पश्चिम बंगाल में, इसी को बोलते हैं हुगली, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हुगली। और ये हुगली में ही आके मिल जाती है दामोदर नदी, और सीधा सीधा चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। अगर पूछा जाता है कि हुगली नदी में कौन सी नदी मिल जाती है, दामोदर नदी, और कौन सी वो नदी है जो पूरब की तरफ बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भ्रंश घाटी वाली नदी है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, भ्रंश घाटी वाली नदी। नदी अगर पूरब की तरफ पूछता है तो भ्रंश घाटी में बहने वाली एकमात्र नदी है दामोदर नदी है। और पश्चिम की तरफ पूछा जाएगा तो हम अभी आपको पढ़ाएंगे, दो नदी बहती है, एक नर्मदा एक ताप्ती, ठीक है। पश्चिम की तरफ अब बात करते हैं तो दो नदी हैं, कौन है, एक नर्मदा नदी है और दूसरे क्या है, ताप्ती नदी है। ये दो नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, अपना जल बंगाल के खाड़ी में सीधे नहीं गिराती, ठीक है। दामोदर नदी देखो सीधा नहीं चल गिरा रही, ये कहाँ मिल जा रही, हुगली नदी में मिल रही है। हुगली नदी मिलने के बाद हुगली नदी जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो हमने लिखा है तो लिखा ही है, जो हम नेक्स्ट एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं आपको वो भी आप नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना आप नोट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में नदियों से लेकर कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। नेक्स्ट नदी हमारी है स्वर्णरेखा नदी। इसके दक्षिण में क्या है, स्वर्णरेखा। हम सीरियल से लिखे हुए हैं और सीरियल से आपको पढ़ाने ही वाले हैं, ठीक है। ये झारखंड की राजधानी रांची के निकट से निकलती है। झारखंड की राजधानी रांची के निकट से निकलती है, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन कौन सा राज्य है, झारखंड है, उड़ीसा है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में है। ये 3 राज्य में बहती है ये नदी, कौन सी, स्वर्णरेखा नदी। छोटा नागपुर के पठार से ज्यादातर कोयला निकलते हैं, जिनकी वजह से स्वर्णरेखा नदी एकदम प्रदूषित हो चुकी है। इसलिए इस नदी में कोई जीव जंतु, जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार पूरा का पूरा पठारी एरिया है। यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और बहुत ज्यादा ये नदी प्रदूषित है। नाम तो स्वर्णरेखा है, लेकिन ये नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी अगर पूछा जाएगा तो स्वर्णरेखा नदी है। इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें कोई जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, वो स्वर्णरेखा। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी है। ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, को आपको काफी फायदा देने वाली है, ठीक है। ये झारखंड के रांची के पठार से निकलती है, ठीक है, रांची के पास से निकलती है। और जो हमने दामोदर बताया था वो कहाँ से निकली थी, वो छोटा नागपुर पठार से निकली थी, ठीक है। ये दो नदी हैं। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर। अगर पूछा जाता है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो ये देखो स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर ही है जमशेदपुर, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। नेक्स्ट हमारा है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी नदी है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है ये उड़ीसा के केवझर पठार से निकलती है। ये देखो वैतरणी नदी है, ठीक है, उड़ीसा का केवझर पठार यहीं पे है, ठीक है। केवझर पठार से निकलती है ये नदी।
और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उड़ीसा से ही निकलती है और उड़ीसा में ही बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती है। मतलब ये सिर्फ मात्र एक राज्य में बहती है, सिर्फ एक राज्य में। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं उड़ीसा के क्योंझर के पठार से निकली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मणी नदी। हम लोग ब्राह्मणी नदी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मणी नदी, यह नदी भी रांची के समीप से निकलती है। ठीक है, उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। ये झारखंड की राजधानी रांची के तट से के समीप से निकलती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी ये रही। ये देखो तीन नदियां यहीं से निकल रही हैं। एक हमारी ब्राह्मणी नदी है, दूसरी स्वर्णरेखा नदी है और एक दामोदर नदी है। तो तीन नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये पूरा पूरा छोटा नागपुर का पठार है। कौन कौन सी? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। लेकिन बीच में वैतरणी नदी ये छोटा नागपुर के पठार से नहीं निकलती है, उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। ये मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वैतरणी नदी पूछ लिया जाता है कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी में कौन सी ऐसी नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से नहीं निकलती है? वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। ये आपको एकदम से याद ही रखना है, ये मेन मैक्स, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं महानदी। ठीक है, महानदी बेसिन भी है, हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारय पठार से निकलती है। ये पत्थर नहीं है, पठार। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दंडकारय पठार से निकलती है ये नदी। उड़ीसा के तट पर महानदी कटक के पास अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, कटक, कटक आप लोग फेमस सुने होंगे, उड़ीसा का कटक जिला। ठीक है, कटक के पास में अपना मुहाना बनाती है कौन नदी? महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ के साइड से और उड़ीसा तक आती है और एक बहुत बड़े बेसिन का निर्माण करती है, थाले नुमा आकृति का निर्माण करती है। उसे छत्तीसगढ़ बेसिन बोला जाता है या फिर महानदी बेसिन बोला जाता है। उस बेसिन को धान का कटोरा बोला जाता है। अब आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? चंदौली जिला एक है। ठीक है, चंदौली जिला है, इसे धान का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ बेसिन या फिर महानदी बेसिन को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा बोलते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। इतना क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, महानदी से, बस इससे ज्यादा नहीं पूछे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोदावरी नदी। ठीक है, ये रही गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बहुत बड़ी है, देखो कितनी इसकी शाखाएं हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। आपको देखने से भी लग जा रहा है कि कितनी इसकी शाखाएं निकली हैं, ध्यान से देखिए। और निकली कहाँ से है? ये देखो, पश्चिमी घाट पर्वत से निकली। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इतनी ज्यादा इसकी शाखाएं हैं, इसे बूढ़ी गंगा बोला जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित नासिक के पास त्र्यंबक पठार से निकलती है। ठीक है, नासिक के पास एक पठार है जिसे त्र्यंबक पठार बोलते हैं। ठीक है, ये पठार है, त्र्यंबक पठार से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र है, यहीं पर तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और आंध्र प्रदेश पहले दो राज्य बहती थी, जब से तेलंगाना बना है 3 राज्य बहती है। 1465 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसे बूढ़ी गंगा बोलते हैं। ये तो रही गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले और पॉइंट है इसमें, यह विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है राजमुंदरी के पास। विजयवाड़ा में एक जगह है राजमुंदरी। ठीक है, आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यह राजमुंदरी है और यहीं पर गोदावरी नदी अपना मुहावरा बनाती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से हैं। देखा जाए, यहाँ पश्चिम है, ये पूर्व, इस प्रकार से। कभी कोई पूछ लेता है पश्चिम से पूर्व बताइए, तो इसकी नदी का नाम है प्रवरा, प्रोड़ा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। ये नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां 2, 4, 6, 7। ठीक है, ये इनकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार और, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, ये नदियां हैं, आपको एकदम ध्यान में रखना है ये। ठीक है, ये गोदावरी की सहायक नदी। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? गोदावरी नदी क्या है? इनमें सभी नदियां गोदावरी नदी के उत्तर से आकर मिलती हैं, जबकि मंजीरा नदी गोदावरी के दक्षिण की तरफ आकर मिलती है। एकमात्र नदी है मंजीरा नदी
जो दक्षिण के साइड से आके मिलती है और सभी नदियां घूम फिर के जाके उत्तर साइड से मिलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है वेन गंगा नदी। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है वेन गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती है। सबसे पूर्वी की बात करते हैं, गोदावरी नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी की बात करते हैं तो कौन सी है? इंद्रावती। सबसे दक्षिण से मिलने वाली कौन सी है? मंजीरा। सबसे लंबी नदी कौन है? वेनगंगा। तीन चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और बस्तर के पठार से होते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो बस्तर के पठार पर बहती है। ये नदी देखो, बस्तर के पठार पर बहती है। ठीक है। यही नदी को हम लोग कौन सी नदी बोलते हैं? इंद्रावती। ये इंद्रावती नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट हमारा है कृष्णा नदी। हम लोग कृष्णा नदी के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। ठीक है, ये महाबलेश्वर चोटी है, यहाँ से निकलती है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं दक्षिण भारत की, देखो सब पश्चिमी घाट पर्वत से निकले हैं और ये पूरब के साइड में गई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब के साइड में। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया था जब पठार बता रहे, अभी बता दिया आपको ध्यान में रखने के लिए। विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है, ये भी विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये राजमुंदरी के पास बना विजयवाड़ा, दोनों विजयवाड़ा में ही बनाती हैं। ये राजमुंदरी के पास बनाती है। ठीक है, गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गया है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गया है। ये एक झील है जिसका नाम है कोलेरू झील। ये दोनों देखो डेल्टा आपस में मिल रहे हैं, गोदावरी और कृष्णा के, और यहीं पर एक झील का निर्माण होता है। उस झील को बोलते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील किस किस डेल्टे के बीच में है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में ये झील है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कुछ, उनके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन से? तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। मूसी तो बहुत बार पूछा गया है। मूसी हैदराबाद के तट पर है। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। ठीक है, कोयना नदी, कोयना पे एक डैम है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोयना नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है। और भीमा, पंचगंगा, तो देखो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, यह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कृष्णा के बाद पेन्नार नदी है। ठीक है, पेन्नार नदी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यह नदी कर्नाटक के कोलार से निकलती है। यह नदी कर्नाटक के कोलार से निकलती है। पेन्नार नदी देखो, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ये कर्नाटक के कोलार से निकलती है, छोटी नदी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। यह नदी कर्नाटक के कोलार से निकलती है, मतलब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दो राज्य में बहती है। आंध्र प्रदेश में अपना छोटा सा मुहाना बना लेती है। ठीक है, यह नदी कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच बहती है। ये कृष्णा है, ठीक है, ये कावेरी है, इसके बीच में ये नदी है पेन्नार नदी। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यह नदी पश्चिम घाट के कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पर्वत चोटी से निकलती है। ये रही ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पर्वत चोटी। ठीक है, यह नदी दो राज्यों में बहती है। कौन कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है? कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। बूढ़ी दक्षिण भारत की बूढ़ी नदी कौन किसको बोला जाता है? गोदावरी नदी को बोला जाता है। गोदावरी नदी घाटी को दक्षिण भारत की धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के कटोरा किसे बोला जाता है? गोदावरी नदी घाटी को बोला जाता है। उत्तर भारत के में किसको बोला जाता है? किस जिले को? चंदौली में। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का कटोरा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोटे मोटे पॉइंट है। नेक्स्ट है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों में है। कावेरी नदी का विवाद भी चलता है इन चारों राज्यों में। पहला है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कावेरी नदी 4 राज्यों में बहता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल में तो बहुत कम बहता है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और सबसे कम इसमें केरल है, लेकिन ये विवादित नदी है। ये कैसी नदी है? ये विवादित नदी है, ये विभाजित नदी है। नेक्स्ट हमारा है कावेरी की सहायक नदी, थोड़ा सा जान लेते हैं। इमसा, अर्कवती, हेमवती, अमरावती,
अमरावती नदी के नाम पर ही वहाँ के अमरावती नाम रखा गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का कामिनी, अवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, ये सभी नदियों के नाम हैं, लेकिन ये लग रहा है किसी औरत के नाम है। तो कावेरी नदी के जो नाम हैं सहायक नदियों की, तो वो ऐसा लगता है औरतों के नाम है। अगर उस टाइप का नाम है तो आप कावेरी नदी लगाएंगे, मैक्सिमम केसेस में आपका ये सही ही हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा मेन पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे हैं के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। यह नदी वर्षवाहिनी है, मतलब इसमें साल भर इस नदी घाटी में वर्षा होती रहती है। इस नदी को वर्षा का जल 2 स्रोत से प्राप्त होता है। हमने बताया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जल का स्रोत एक ही है, वो भी वर्षा जल था। लेकिन यहाँ वर्षा जल का भी 2 क्षेत्र है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से चलती, दक्षिण पश्चिम ये वाला एरिया है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हवाएं चलती हैं वो वर्षा करती हैं, वो एक प्रकार का ये हो गया। ठीक है, और निचला जलग्रहण क्षेत्र जो होता है वो कोरोमंडल तट, इस तमिलनाडु के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। और उत्तर पूर्व से जो हवाएं आती हैं कोरोमंडल तट से टकराती हैं, उत्तर पूर्व से जो हवाएं आती हैं वो कोरोमंडल तट से टकराती हैं, और ये कावेरी नदी के मुहाने पर काफी ज्यादा वर्षा कराती है। तो ये 2 प्रकार की वर्षा से ग्रसित होता है, इसलिए इसे वर्षवाहिनी बोला जाता है इस नदी को। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वैगई नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैगई नदी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यह नदी तमिलनाडु के पुरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मदुरई तमिलनाडु के फेमस स्थान वैगई नदी के किनारे है। ठीक है, वैगई नदी के किनारे मदुरई है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह नदी रामेश्वरम के पास अपना जल बना, ठीक है, अपना जल गिराती है। रामेश्वरम के पास वैगई नदी है, यहीं पर रामेश्वरम है। ठीक है, यही है हम। ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं पाक जल डमरू, पाक जल डमरू में अपना जल गिराती है, या फिर बंगाल की खाड़ी में पूछ लेता है। इसके ऊपर पाक जल डमरू है, और नीचे कौन है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा जल खाड़ी है छोटी सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ताम्रपर्णी के बारे में जानेंगे हम लोग। ताम्रपर्णी नदी, यह नदी इलायची पहाड़ी की छोटी अगस्त मलाई से, चोटी है सॉरी, ये चोटी होगा। यह नदी इलायची पहाड़ी की चोटी अगस्त मलाई से निकलती है, ये अगस्त मलाई रही। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी, यह नदी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, आंसर मिल गया। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये पाक जल डमरू है, इसके दक्षिण में कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। तो इसके बीच में ये राम सेतु है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, यहीं से राम भगवान गए थे श्रीलंका। तो आपको ये ध्यान रखना है, मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी की जल गिराती है, ताम्रपर्णी। और वैगई नदी कहाँ पे गिराती है, पाक जल डमरू में। दोनों नदी मिला के कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये तो रही पूरा प्रायद्वीपीय भारत के जो पूर्वी घाट पर्वत पर जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।